नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पर विस्तार से बात करने वाले हैं। एक ऐसा कानून जो करोड़ों भारतीयों के लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जीने का एक आधार है। बिल्कुल। मेरा मतलब है भोजन और पोषण सुरक्षा ये सिर्फ जरूरतें नहीं है, ये तो एक गरिमापूर्ण जीवन की बुनियाद है। सही कहा। और इसी गरिमापूर्ण जीवन को कानूनी जामा पहनाने का एक प्रयास है भारत का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। जी, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। आज हमारी चर्चा का फोकस यही है। हाँ, ये कानून 10 सितंबर 2013 को नोटिफाई हुआ था, लेकिन इसे लागू माना गया 5 जुलाई 2013 से ही। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिवली। और हमारी ये जो बातचीत है, ये पूरी तरह से आधारित है इस अधिनियम के ऑफिशियल टेक्स्ट और जो समय समय पर सरकारी नोटिफिकेशंस आई उन पर। जी, और हमारा मकसद है इसके पीछे की जो सोच है उसको समझना। कानून का उद्देश्य काफी साफ है कि भाई एक मानवीय जीवन चक्र के नजरिए से खाद्य और पोषण सुरक्षा मिले, ताकि लोग गरिमा के साथ जी सकें और उन्हें मतलब सस्ती कीमतों पर अच्छी क्वालिटी का खाना पर्याप्त मात्रा में मिल सके। आज इसी को थोड़ा खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे पहले ये कानून लागू कहाँ होता है, इसका दायरा क्या है? इसका विस्तार पूरे भारत में है, मतलब कोई राज्य कोई क्षेत्र इससे बाहर नहीं है। और इसकी एक बहुत खास बात है इसका जीवन चक्र दृष्टिकोण, जिसे लाइफ साइकिल अप्रोच कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, मतलब ये कि ये कानून सिर्फ किसी एक एज ग्रुप के लिए नहीं है। ये जीवन के अलग अलग पड़ावों जैसे प्रेगनेंसी है, बचपन है, इनकी जो खास पोषण की जरूरतें हैं उनको एड्रेस करता है। अच्छा। और जैसा आपने शुरू में कहा, वो गरिमा यानी डिग्निटी शब्द पर जोर देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कैलोरी गिनने का मामला नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि लोगों को उनका जो हक है वो बिना किसी अपमान या परेशानी के मिले। ठीक है। इस पूरी बातचीत को और बेहतर समझने के लिए कुछ खास शब्द हैं जिनका मतलब शायद हमें पहले समझ लेना चाहिए। जैसे इस कानून में पात्र गृहस्थियां या एलिजिबल हाउसहोल्ड्स, ये कौन लोग हैं? हाँ, ये समझना तो मतलब बेसिक है। कानून दो तरह के पात्र परिवारों की बात करता है। एक है प्राथमिकता वाले परिवार, जिन्हें प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स कहते हैं। ओके। और दूसरे हैं अंत्योदय अन्न योजना यानी अंत्योदय अन्ना योजना AYY के तहत आने वाले परिवार। मुख्य रूप से इन्हीं लोगों को इस कानून का सीधा लाभ मिलता है। और जब हम लाभ की बात करते हैं तो उसमें जो खाद्यान्न या फूड ग्रेन्स का जिक्र है, उसका क्या मतलब है? खाद्यान्न का मतलब है चावल, गेहूं या मोटे अनाज, या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन। और इनकी क्वालिटी क्या होगी ये केंद्र सरकार तय करती है। और ये मिलते कहाँ हैं? ये मिलते हैं उचित दर की दुकान पर, फेयर प्राइस शॉप जिसे कहते हैं। ये दुकानें टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी TPDS का हिस्सा है। इनको लाइसेंस मिलता है कि ये राशन कार्ड वालों को सस्ता अनाज दें। आपने TPDS का जिक्र किया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या है असल में? ये वो पूरा सिस्टम है, वो पूरी व्यवस्था है जिसके जरिए सरकार इन पात्र परिवारों तक सस्ता अनाज पहुंचाती है। इसमें मतलब अनाज की खरीद से लेकर उसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और आखिर में राशन की दुकान से लोगों तक वितरण, ये सब शामिल है। और दो शब्द और हैं जो शायद बार बार आएंगे, एक आंगनवाड़ी और दूसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP। बिल्कुल। आंगनवाड़ी जो ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज योजना के तहत चलते हैं, वो सेंटर्स हैं जहां बच्चों और गर्भवती या दूध पिलाने वाली माओं को पोषण संबंधी सहायता मिलती है। इस कानून में इनकी भूमिका बहुत अहम है। अच्छा। और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो कीमत है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। ये सरकारी भंडार बनाने और किसानों को एक तरह की इनकम गारंटी देने, दोनों के लिए जरूरी है। चलिए, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस कानून के तहत आखिर किसे, क्या और कितना मिलता है? शायद अध्याय 2 इसी बारे में है। हाँ, बिल्कुल। तो जैसा हमने पात्र परिवारों की बात की, उनमें से जो प्राथमिकता वाले परिवार हैं, उनके हर सदस्य को, हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज पाने का अधिकार है। प्रति व्यक्ति 5 किलो। और जो अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY वाले परिवार हैं, उन्हें प्रति परिवार मतलब पूरे परिवार के लिए हर महीने 35 किलोग्राम अनाज मिलता है। AAY परिवार, जैसा मैंने कहा, आमतौर पर सबसे गरीब तबके के होते हैं। ये तो मात्रा की बात हुई, लेकिन देश की कितनी आबादी इसके दायरे में आती है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, कानून का लक्ष्य तो काफी बड़ा है।
ये कहता है कि ग्रामीण आबादी का 75% तक और शहरी आबादी का 50% तक कवर किया जाएगा। अच्छा, 75% और 50%। जी। अब किस राज्य में कितना प्रतिशत कवर होगा, ये केंद्र सरकार तय करती है जनगणना के आधार पर। फिर राज्य सरकारें उस लिमिट के अंदर पात्र परिवारों की पहचान करती हैं, पहले एवाई परिवारों की, फिर बाकी प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स की। यानी एक टारगेटेड व्यवस्था है ताकि मदद सही लोगों तक पहुंचे। अच्छा, शुरू में जब ये कानून आया तब इन अनाजों की कीमतें क्या रखी गई थी? हाँ, लक्ष्य तो यही था। देखिए, शुरुआत में कीमतें बहुत ही कम थीं, जैसा कि अनुसूची आई में दिया गया था। चावल 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो और मोटे अनाज यानी कोर्स ग्रेन्स 1 रुपए प्रति किलो। 3, 2, 1। हाँ, और ये कीमतें कानून लागू होने की तारीख से 3 साल के लिए तय की गई थी, मतलब मोटे तौर पर 2016 तक। लेकिन क्या ये कीमतें फिर बढ़ाई गई? क्योंकि 3 साल तो काफी पहले बीत गए। हाँ, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। कीमतें बढ़ाई नहीं गईं। अच्छा। उन्हें उसी लेवल पर बनाए रखा गया। 3 साल की अवधि खत्म हुई तो नोटिफिकेशंस के जरिए से बार-बार बढ़ाया गया। पहले मार्च 2017 तक, फिर जून 2017, फिर जून 2018, फिर जून 2019 तक। सितंबर 2019 में तो कह दिया कि अगले आदेश तक यही कीमतें लागू रहेंगी। अरे वाह! और फिर तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया शायद 2022 के आखिर में, जिसका काफी जिक्र हुआ था। बिल्कुल। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया। 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक, यानी पूरे 1 साल के लिए, इस कानून की धारा 3 के तहत जितने भी पात्र परिवार थे, एएवाई और प्राथमिकता वाले, दोनों, उनके लिए चावल, गेहूं और मोटे अनाज पूरी तरह से मुफ्त कर दिए गए। पूरी तरह मुफ्त, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट? जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। उनसे वो 3 रुपए, 2 रुपए या 1 रुपए भी नहीं लिए गए। ये खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, कम से कम उस 1 साल के लिए तो था ही। ये तो हुई अनाज की बात, लेकिन हमने शुरू में पोषण सुरक्षा का भी जिक्र किया था। क्या उसके लिए भी इस कानून में कुछ खास प्रावधान हैं? हाँ, और ये इस कानून का एक बहुत ही अहम पहलू है। ये सिर्फ पेट भरने वाला कानून नहीं है, पोषण पर भी इसका गहरा फोकस है। जैसे क्या प्रावधान है? जैसे गर्भवती महिलाएं और बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक जो माएं स्तनपान करा रही हैं, उन्हें स्थानीय आंगनवाड़ी के जरिए मुफ्त भोजन मिलता है। अच्छा। और ये भोजन कैसा होगा, कितना पौष्टिक होगा, इसके मानक यानी स्टैंडर्ड्स अनुसूची 2 में दिए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें कम से कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलता है। 6,000 रुपए भी? जी हाँ, इसमें एक शर्त है कि अगर वो महिला नियमित सरकारी या पीएसयू कर्मचारी है या किसी और कानून के तहत उसे ऐसे ही लाभ मिल रहे हैं, तो फिर ये लाभ उसे नहीं मिलेगा। ओके, ये तो महिलाओं की बात हुई। बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? बच्चों के लिए भी उम्र के हिसाब से अलग-अलग प्रावधान है। 6 महीने से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उन्हें आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त उनकी उम्र के हिसाब से उपयुक्त भोजन मिलता है। इसके पोषण मानक भी अनुसूची 2 में तय हैं। और कानून 6 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए सिर्फ माँ का दूध यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने की भी बात करता है। और जो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं उनके लिए? हाँ, जो बच्चे कक्षा 8वीं तक पढ़ रहे हैं या जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच है, उन्हें सभी सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और स्थानीय निकाय के स्कूलों में छुट्टियों को छोड़कर हर दिन मुफ्त पका हुआ दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील मिलना अनिवार्य है। मिड डे मील? जी। इसके पोषण मानक भी अनुसूची 2 के हिसाब से ही होते हैं। और मान लीजिए कोई बच्चा कुपोषित पाया जाता है, तो उसके लिए कुछ है? कानून कहता है कि ऐसे बच्चों की पहचान स्थानीय आंगनवाड़ी के जरिए की जाएगी और उन्हें भी अनुसूची 2 के मानकों के अनुसार मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यहीं पर ये जो अनुसूची 2 है यानी न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स, इसका जिक्र थोड़ा और करना जरूरी है। जनवरी 2023 में इस अनुसूची को संशोधित भी किया गया है। अच्छा, इसमें कुछ बदलाव हुए हैं? हाँ, और ये बदलाव पोषण पर बढ़ते फोकस को दिखाता है। खास बात यह है कि अब मानक सिर्फ कैलोरी और प्रोटीन तक सीमित नहीं है। तो और क्या है? नई अनुसूची में प्रोटीन की क्वालिटी, जिसे PDCAS यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर से मापते हैं, वो भी स्पेसिफाई किया है। साथ ही टोटल फैट, कार्बोहाइड्रेट और तो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, जिंक, आयरन, फोलेट, विटामिन A, B6, B12,
इन सब के लिए भी स्पेसिफिक मात्रा तय की गई है। अरे वाह, मतलब काफी डिटेल में गए हैं। बिल्कुल। मतलब अब जोर सिर्फ एनर्जी देने पर नहीं, बल्कि शरीर के सही विकास के लिए जो भी जरूरी छोटे बड़े तत्व हैं उन सब पर है। ये कुपोषण से लड़ाई में एक बड़ा वैचारिक बदलाव दिखाता है। ये वाकई महत्वपूर्ण है। अनुसूची 2 में और कुछ खास बात? इसके अलावा ये भी कहा गया है कि स्कूलों और आंगनवाड़ियों में खाना पकाने की साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, पीने का साफ पानी होना चाहिए और साफ सफाई यानी सैनिटेशन की सुविधाएं होनी चाहिए। मतलब सिर्फ भोजन देना काफी नहीं है, उसे सुरक्षित और स्वच्छ माहौल में देना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो ये लाभ तय हो गए, पोषण पर भी ध्यान दिया गया, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाना कोई आसान काम तो नहीं होगा। इसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? केंद्र और राज्यों के बीच काम कैसे बटा हुआ है? देखिए, ये एक साझा प्रयास है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिकाएं तय हैं। केंद्र सरकार का मुख्य काम है राज्यों को अनाज का एलोकेशन करना, मतलब कितना अनाज किस राज्य को मिलेगा। ओके। फिर केंद्रीय पूल के लिए अनाज खरीदना, उसका भंडारण करना और उसे राज्यों के जो तय डिपो हैं वहां तक पहुंचाना। इसके अलावा केंद्र ये भी तय करता है कि किस राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी कवर होगी और राज्यों को अनाज की ढुलाई वगैरह के लिए फाइनेंशियल मदद भी देता है। यानी केंद्र का काम ज्यादातर पॉलिसी लेवल का और बड़े स्तर पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है। तो फिर राज्य सरकारों के जिम्मे क्या आता है? राज्य सरकारों की भूमिका जमीनी स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली। पहला काम, केंद्र ने जो लिमिट बताई है उसके अंदर पात्र परिवारों की सही पहचान करना। ये तो मुश्किल होगा। बिल्कुल। दूसरा, केंद्र के डिपो से अनाज उठाकर राज्य के अंदर जो उचित दर की दुकानें हैं वहां तक पहुंचाना। तीसरा और सबसे जरूरी, ये सुनिश्चित करना कि अनाज सही मात्रा में सही समय पर लाभार्थियों तक पहुंच जाए। और अगर किसी वजह से अनाज या भोजन नहीं मिल पाता, तब राज्य की क्या जिम्मेदारी है? ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा भत्ता यानी फूड सिक्योरिटी अलाउंस देना होता है। इसके नियम वगैरह राज्य सरकारें बनाती हैं। अच्छा, भत्ता भी देना पड़ता है? जी। साथ ही शिकायतों के निपटारे के लिए एक सिस्टम बनाना और योजनाओं की निगरानी के लिए समितियां मतलब विजिलेंस कमिटीज गठित करना, ये भी राज्यों की ही जिम्मेदारी है। क्या इसमें स्थानीय निकायों जैसे पंचायत या नगरपालिका, इनकी भी कोई भूमिका है? हाँ, कानून कहता है कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो अपने इलाके में इस अधिनियम के सही इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार होंगी। राज्य सरकारें चाहें तो उन्हें टीपीडीएस के संचालन से जुड़ी और भी जिम्मेदारियां सौंप सकती हैं। इससे जुड़ा एक और अहम पहलू है टीपीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, जिसका जिक्र अध्याय 5 में है। कानून सिर्फ व्यवस्था चलाने की बात नहीं करता, उसे बेहतर बनाने पर भी जोर देता है। किस तरह के सुधारों की बात कही गई है इसमें? कई तरह के सुधार हैं, जैसे अनाज को गोदाम से सीधे राशन की दुकान तक पहुंचाना, जिसे डोर स्टेप डिलीवरी कहते हैं, ताकि बीच में लीकेज या डाइवर्जन कम हो। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना, एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण, ताकि हर दाने का हिसाब रहे। अच्छा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, आधार या बायोमेट्रिक से सही लाभार्थी की पहचान करना, ताकि कोई और उसका हक न मार ले। सारे रिकॉर्ड्स पारदर्शी रखना। और हेल्प ग्रुप्स, सहकारी समितियों और खासकर महिलाओं या उनके समूहों को प्राथमिकता देना। महिलाओं को प्राथमिकता? जी। और कुछ चुने हुए इलाकों में नगद हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी या फिर खाद्य कूपन जैसी नई व्यवस्थाएं शुरू करने का भी विकल्प रखा गया है। सुधारों की बात तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को उसका हक नहीं मिलता या कोई गड़बड़ी होती है, तो आम आदमी अपनी शिकायत लेकर कहाँ जा सकता है? कोई सिस्टम है इसके लिए? इसके लिए कानून में एक प्रॉपर, आप कह सकती हैं, त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया है। 3 स्तर कौन कौन से? पहला स्तर है राज्य सरकार द्वारा स्थापित आंतरिक तंत्र। इसमें कॉल सेंटर हो सकते हैं, हेल्पलाइन हो सकती है, नोडल अधिकारी हो सकते हैं। और अगर वहां सुनवाई ना हो तो, या समाधान ना मिले? तो दूसरा स्तर है हर जिले में नियुक्त जिला शिकायत निवारण अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर डीजीआरओ। कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि उसे उसका लाभ नहीं मिला, वो डीजीआरओ के पास शिकायत कर सकता है। डीजीआरओ को एक तय समय में शिकायत का निपटारा करना होता है। ओके, डीजीआरओ। और तीसरा स्तर, मान लीजिए कोई डीजीआरओ के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है, तो वो राज्य खाद्य आयोग यानी स्टेट फूड कमीशन में अपील कर सकता है।
हर राज्य में इस आयोग का गठन करना अनिवार्य है। राज्य खाद्य आयोग। जी। और आयोग का काम सिर्फ अपील सुनना ही नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है उसकी निगरानी करना, उसका मूल्यांकन करना, अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उसकी खुद से या शिकायत पर जांच करना और सरकार को सलाह देना भी है। जांच के मामले में इसे सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां भी मिली होती हैं। यानी जवाबदेही तय करने की पूरी कोशिश की गई है। पारदर्शिता के लिए और क्या उपाय हैं? अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये तो बड़े शब्द हैं। हाँ, पारदर्शिता पर काफी जोर है। पहली बात तो ये कि जैसे ही पात्र परिवारों की सूची फाइनल होती है, उसे पब्लिक डोमेन में डालना और आसानी से दिखने वाली जगहों पर जैसे पंचायत भवन या राशन की दुकान पर डिस्प्ले करना अनिवार्य है। दूसरी बात, टीपीडीएस से जुड़े सारे रिकॉर्ड, जैसे कितना अनाज आया, कितना बटा, स्टॉक कितना है, ये सब जानकारी आम लोगों के निरीक्षण के लिए खुली रखनी होगी। मतलब कोई भी देख सकता है। इनके अलावा भी कोई व्यवस्था है ट्रांसपेरेंसी के लिए? हाँ, 2 और महत्वपूर्ण तंत्र हैं। एक है सामाजिक लेखा परीक्षा, यानी सोशल ऑडिट्स। सोशल ऑडिट? हाँ, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि स्थानीय लोग, पंचायतें, वो सब मिलकर राशन की दुकानों, टीपीडीएस और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के कामकाज की जांच पड़ताल करें। एक तरह से जनता खुद ऑडिट करे। ये ऑडिट नियमित रूप से होने चाहिए, इनके जो भी नतीजे निकलें उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए और जो भी कमियां मिले उन पर एक्शन होना चाहिए। केंद्र सरकार भी इंडिपेंडेंट एजेंसीज से ऑडिट करवा सकती है। ये तो बहुत अच्छा मैकेनिज्म लगता है। और दूसरा तंत्र? दूसरा है निगरानी समितियां, यानी विजिलेंस कमिटीज। ये समितियां राज्य, जिला, ब्लॉक और राशन की दुकान के लेवल पर बनाई जाती हैं। इनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा एससी, एसटी, महिलाओं और जो निराश्रित या विकलांग व्यक्ति हैं, उनका प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। इनका काम क्या है? इनका काम है लगातार निगरानी रखना कि योजनाएं ठीक से चल रही हैं या नहीं, और अगर कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार नजर आए तो उसकी सूचना तुरंत डीजीआरओ को देना। ठीक है। इन सब के अलावा क्या कानून में कुछ और भी खास बातें हैं जिनका जिक्र होना चाहिए? कुछ और मुख्य विशेषताएं? हाँ, कुछ और पहलू भी हैं जो इस कानून को खास बनाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। वो कैसे? कानून कहता है कि राशन कार्ड जारी करने के लिए हर पात्र परिवार में जो 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की सबसे बुजुर्ग महिला होगी, उसे ही घर का मुखिया माना जाएगा। अच्छा, महिला को मुखिया? जी, अगर घर में कोई वयस्क महिला नहीं है तभी पुरुष मुखिया होगा, लेकिन जैसे ही कोई महिला सदस्य 18 की होती है वो मुखिया बन जाएगी। ये छोटा कदम नहीं है, इससे घर के अंदर जो संसाधन है उन पर महिलाओं का नियंत्रण बढ़ सकता है। ये वाकई एक बहुत प्रगतिशील प्रावधान है। और कुछ? कानून ये भी कहता है कि जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, दुर्गम इलाकों में, पहाड़ों पर या आदिवासी क्षेत्रों में, उनकी खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक अनुसूची 3 का भी जिक्र आता है इसमें, खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने यानी एडवांसिंग फूड सिक्योरिटी के बारे में। ये क्या है? अनुसूची 3 असल में आप कह सकती हैं एक तरह का विजन डॉक्यूमेंट है। ये सिर्फ अनाज बांटने से आगे की बात करता है। अच्छा, क्या कहता है ये? ये कहता है कि असली खाद्य सुरक्षा सिर्फ अनाज बांटने से नहीं आएगी, बल्कि इसके लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। इसमें खेती को फिर से मजबूत करना, जैसे किसानों के हितों की रक्षा करना, खेती में निवेश बढ़ाना, जमीन और पानी का गलत इस्तेमाल रोकना। यानी प्रोडक्शन साइड पर फोकस। हाँ, साथ ही अनाज की खरीद, भंडारण और ढुलाई व्यवस्था को सुधारना, जैसे विकेंद्रीकृत खरीद को बढ़ावा देना, मॉडर्न गोदाम बनाना, अनाज की ढुलाई को प्राथमिकता देना, ये सब बातें इसमें शामिल हैं। ये तो उत्पादन और सप्लाई चेन की बात हुई। और क्या है इसमें? इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे सभी के लिए साफ पानी, पीने का पानी और स्वच्छता यानी सैनिटेशन सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, किशोर लड़कियों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना। अच्छा। और बुजुर्गों, विकलांगों और अकेली महिलाओं के लिए पर्याप्त पेंशन की व्यवस्था करना। ये दिखाता है कि कानून बनाने वालों ने खाद्य सुरक्षा को कितने बड़े, कितने व्यापक नजरिए से देखा है। सही बात है। इसे आप फिर से वो गरिमा वाले पहलू से जोड़ सकती हैं। गरिमा सिर्फ पेट भरने से नहीं आती, बल्कि जीवन की जो अन्य बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे भी आती है। क्या इसमें किसी आपात स्थिति जैसे बाढ़ या सूखे, ऐसी किसी स्थिति के लिए भी प्रावधान है? हाँ, एक फोर्स मेजर क्लॉज है। अगर युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात या भूकंप जैसी कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाती है,
जिससे सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाती, नियमित सप्लाई नहीं दे पाती, तो उसे कानूनी देनदारी से छूट मिल सकती है। अच्छा। पर ये तय करने का अधिकार केंद्र सरकार का है कि ऐसी स्थिति वाकई पैदा हुई है या नहीं। एक और बात जो शायद बतानी चाहिए, ये कानून राज्यों को रोकता नहीं है। मतलब अगर कोई राज्य सरकार अपने संसाधनों से, अपने पैसों से इस कानून के तहत जो लाभ दिए जा रहे हैं उनसे ज्यादा या बेहतर लाभ देना चाहती है, तो वो ऐसा करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। ओके। वो अपनी मौजूदा योजनाओं को जारी रख सकती है या और बेहतर नई योजनाएं बना सकती है। So what does this all mean? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एक ऐतिहासिक कानून है। ये भारत के नागरिकों को भोजन का कानूनी अधिकार देता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ अनाज की मात्रा पर नहीं रुकता, बल्कि पोषण पर भी जोर देता है, खासकर महिलाओं और बच्चों के पोषण पर। हाँ, और इसमें वितरण से लेकर शिकायत निवारण और पारदर्शिता तक के लिए एक पूरा विस्तृत ढांचा, एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। जी। और हाल का जो सबसे बड़ा कदम रहा, वो 2023 के लिए TPDS लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देना। उसने इस अधिकार को शायद और भी ज्यादा पुख्ता किया। हाँ, ये कानून खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार आधारित नजरिए से देखने की दिशा में वाकई एक मील का पत्थर है। इसने एक कानूनी और एक संस्थागत ढांचा तो खड़ा कर दिया है। बेशक किसी भी बड़े कानून की तरह जमीनी हकीकत उसके इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत निर्भर करती है। चुनौतियां अपनी जगह हैं और शायद इसीलिए कानून में निगरानी और शिकायत निवारण पर इतना जोर दिया गया है। कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक है और करोड़ों जिंदगियों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। सही बात है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल या सोचने का बिंदु छोड़ जाते हैं। कानून अधिकार देता है, संरचनाएं बनाता है, फ्रेमवर्क देता है, लेकिन वो जो गरिमा का आदर्श इस कानून के केंद्र में है, क्या वो वास्तव में हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है? ये बड़ा सवाल है। इसे सुनिश्चित करने में जमीनी स्तर पर जो शिकायत निवारण तंत्र हैं या जो सामाजिक ऑडिट जैसे उपाय हैं, वो असल में कितने कारगर साबित हो रहे हैं, इस पर विचार करना जरूरी है।